के आंदोलन के समय में लोग हमें बार बार यही कहते थे कि आप जो है मृत्युभोज बंद करवा रहे हो और शराब क्यों नहीं बंद करवा रहे हो। मृत्युभोज से पहले तो शराब बंद होना चाहिए। और उन दिनों मैंने वो रचना लिखी थी। चलो इनवाइट इतना ही करेंगे, पर्याप्त है, डिस्टर्ब होता है ज़्यादा। मैं यहाँ जमा देता हूँ इसको। रचना का नाम है पहले शराबबंदी क्यों। मतलब लोग चारों ओर से कह रहे थे भाई पहले शराब बंद करो आप। तो जीवन जो है भोजन तो बंद कर रहे हो मृत्यु भोज का, और शराब बंद नहीं कर रहे हो। हम उनको बहुत कहते हैं भाई शराब चालू भी नहीं है वैसे देखा जाए तो, क्योंकि शराब मनवार के हिसाब से तो कहीं चलती नहीं। और अपने घर पर कोई शराब पीता है उसको कोई कैसे बंद कराए। और वो तो अपना उनका तो खैर जिद था कि जब मृत्युभोज बंद कर रहे हो और आप शराब को चालू रख रहे हो, क्योंकि शराब, मैंने कहा भाई शराब किसी के मरने के बाद मुझे जगह नहीं कि कहीं शराब की होती है मनवार, बीड़ी की होती है, सिगरेट की होती है, पर शराब की कहीं मनवार नहीं होती, हमने तो कहीं नहीं देखा। और न कोई शादी में होती है। हाँ थोड़े से कुछ एक दो जाति वर्गों में ऐसा होता है, बाकी सामान्यतः नहीं होता है। तो उस समय जो लेख मैंने लिखा, शराब एक ऐसा मादक पदार्थ है जो चेतना को सबसे अधिक प्रभावित करता है। यही वजह है कि शराब के नशे में सर्वाधिक उपद्रव होते हैं। हिंसा रहित शांत और सभ्य समाज के लिए मादक पदार्थ पर रोक होना आवश्यक है। शराब जैसे नशे के चलते शांत मानव समाज की कल्पना बेमानी होगी। गत वर्ष नागौर जिले में विभिन्न जाति समाजों द्वारा चलाए गए समाज सुधारों के तहत पारिवारिक अर्थव्यवस्था को सर्वाधिक प्रभावित करने वाली सामाजिक बुराई मृत्युभोज पर पूरी तरह रोक लगाने के निर्णय लिए गए। ये निर्णय सार्वजनिक रूप से इकट्ठे होकर के इस इलाके में जगह जगह अनेक जाति समाजों के लोगों ने मीटिंग की, देखा देखी, और यो काफ़ी ऐसा चला। तो ये निर्णय हो गए भाई मृत्युभोज बंद करना। जाति समाजों द्वारा आहूत की गई खुली बैठकों में व्यापक चिंतन मंथन के बाद ऐसे निर्णय किए गए। मृत्युभोज जैसी सामाजिक बुराई के निवारण के प्रारंभिक दौर में बेहद उत्साह देखने को मिला। इससे लगा कि अब की बार ये बुराई तो जड़ से ही मिट जाएगी। बड़े मृत्युभोज आयोजनों के स्थान पर सामान्य शोक सभाओं को देखकर ऐसे अवसरों पर बढ़ चढ़कर भाग लेने वाले लोग तिल मिलाने लगे। जो लोग इनके कारीगर थे, कलाकार थे मृत्युभोज करवाने के, मृत्युभोज के भी कलाकार होते हैं, मैंने पहले भी एक दो बार बात की होगी। जैसे कुछ लोग जानते हैं कि भाई यह आदमी खत्म हुआ है तो ये इतना इनके भोजन लगेगा, क्योंकि इतने तो वहाँ से रिश्तेदार आएंगे, यहाँ इनके वो भी आएंगे, वो आएंगे, गांव में भी इनके ज़्यादा कराएंगे, और इसलिए इतना तो इनको गेहूँ लाना पड़ेगा, इतना इनको चना की दाल लानी पड़ेगी। ये सारा सामान मतलब एकदम जब उनके पास, और आदमी मरते ही वो सारा हिसाब कर लेते हैं कि इस घर में इतना खर्चा होगा। हर एक आदमी के लिए अलग अलग उनको पता है। तो ये चीज़ें, वो रिश्तेदारी का नाम भी जानते हैं, रिश्तेदारी कौन से गाँव में, किस गांव के लोग ज़्यादा आया करते हैं, किस गांव के लोग ज़्यादा नहीं आया करते हैं, ये सारी बातें वो लोग जानते हैं। तो कलाकार लोग करें क्या, जब कोई मौत हो गई और बिल्कुल सुनसान चल रही है, वो अपनी जो कारीगरी है, जो कला जानते हैं, वो कहाँ पे कला कहाँ दिखाएं, किन लोगों को बताएं कि यह इतना होना चाहिए, ये होना चाहिए। जो उनकी जो जानकारी है, जो इंजीनियरिंग जो डिप्लोमा उन्होंने कर रखा है, वो डिप्लोमा उनका फेल होने लग गया सारा। तो बड़े मृत्युभोज आयोजनों के स्थान पर सामान्य शोक सभाओं को देखकर ऐसे अवसरों पर बढ़ चढ़कर भाग लेने वाले लोग तिल मिलाने लगे और समाज सुधार अभियानों पर अलग अलग कोणों से प्रहार करने लगे। जो सुधार के जो अभियान चले उन पर प्रहार करने लगे अलग अलग कोणों से, चारों ओर से। कभी कहते हैं शराबबंदी क्यों नहीं की, कभी कहते हैं ये गड़बड़ कर दी, कभी कहते हैं ये गलत है, ये महंगा पड़ रहा है, ये उल्टा गलत हो गया, इससे तो और ज़्यादा नुकसान दूर से हो जाएंगे। ऐसी हजार बातें वो करने लगे। तो समाज सुधार अभियानों पर अलग अलग कोणों से प्रहार करने लगे। इन्हीं में से एक प्रहार शराबबंदी न करने को लेकर था। शराबबंदी की बात को लेकर रोष प्रकट करने वाले इन लोगों में से अधिकतर समाज सुधार बैठकों में भी उपस्थित थे, परंतु वहां उन्होंने ऐसी कोई बात नहीं की थी। शेष सभी भी शराबबंदी को लेकर इतने गंभीर नहीं दिखाई देते। ये वे लोग हैं जिन्हें शराब जैसी
समस्या नुक्ते के अभाव में याद आई है। जब ये भोजन बंद हुआ तब शराब याद आई, बाकी इनको शराब याद ही नहीं थी। इनको भोजन करवा नुक्ती खिलाते रहो और फिर शराब पियो, कोई दिक्कत नहीं इनको। और इनकी नुक्ती बंद हो गई तो इनको शराब दिखाई देने लगी एकदम से। वो एक अलग परिदृश्य पैदा हुआ इनके सामने। तो शराब जैसी समस्या नुक्ते के अभाव में ही याद आई, पहले कभी नहीं। अर्थात इन्हें मृत्युभोज खिलाना शुरू कर दो, फिर चाहे जितनी शराब पियो, इसकी चिंता नहीं। काफी जहाँ तक मेरा ख्याल है, शराब एक व्यक्तिगत बुराई है, न कि सामाजिक। शराब व्यक्तिगत है, सामाजिक नहीं है। समाज कोई शराब की मीटिंगें नहीं रखता है, अफीम की मीटिंगें रखते हैं शराब समाज वाले। और भी कई तरह की मीटिंग करते हैं, आयोजन करते हैं, उनमें गुटखा, जर्दा, बीड़ी, ये सारी चीज़ें, तंबाकू वगैरह चलते हैं। पर शराब की कोई न तो मीटिंग होती है और न शराब किसी मनवार की वस्तु है, तो सामाजिक। इसलिए मेरी दृष्टि में शराब कोई सामाजिक बुराई नहीं है। जब समाज निर्णय लेता है तो सामाजिक बुराइयों को संबंध मिलेगा, न कि किसी की व्यक्तिगत मामलों में समाज निर्णय ले सकेगा। ये मेरा कहना था उनसे। तो क्योंकि समाज के आयोजनों में शराब पिलाने का प्रचलन भी नहीं है। बीड़ी, सिगरेट, गांजा, अफीम, गुटखा, जर्दा, चाय आदि की मनवार को लेकर कई बार मेरे साथ भी काफ़ी खींचतान हुई है, परंतु शराब की तो आज तक किसी ने मनवार भी नहीं की। यहाँ तक कि खुद शराब पीने वाले भी, जो शराब पीते हैं, वो भी यूँ नहीं कहते हैं लो आओ बैठो थोड़ी शराब पी लेते हैं। वो भी बेचारे इधर उधर गलियाँ निकालते हैं, कहते वन में जा रहा हूँ, घूमने जा रहा हूँ, थोड़ा तो लो हाथ में लोटा वोटा लेकर के, और सोच निवृत्त होने के बहाने से बेचारे निकलते हैं, फिर वहाँ जाके वो अपना काम करते हैं। तो यहाँ तक कि शराब पीने वाले भी, खुद पीने वाले भी घूमने वन में जाने का बहाना करके निकलते देखे जाते हैं। अर्थात शराब पीने की बात में शराबी तक शर्म महसूस करते हैं। शराबी अक्सर उपद्रव करते ही रहते हैं, जिनके लिए कई बार तो गली बदल कर भी निकलना पड़ता है। इतना होते हुए भी यदि कहीं शराबी से कहासुनी हो जाए तो उसके परिजन तरफदारी करते हुए लड़ने को आमादा हो जाते हैं। अब जो लोग कहते हैं शराबबंदी करनी चाहिए, उनका अगर लड़का शराब पी रहा है और हम कहते हैं शराब गलत पी ली, हम पुलिस में जाएंगे, ये शराब पीकर उपद्रव, तो माँ बाप, उसकी पत्नी, वो उसके साथ क्यों हो तो गए पीड़ो था, बात तो खराब है गई, उस शराबी का साथ देने लग जाते हैं, वो उनका परिवार का। इसलिए ये भी देखा गया इनके। और अब कह रहे हैं शराब बंद करवा दो हमारी। तो शराबी से कहासुनी हो जाए तो परिजन तरफदारी करते हुए लड़ने को आमादा हो जाते हैं कि ये तो शराब पिया हुआ है, तुम्हें तो होश था। शराबी पतियों से आए दिन पिटने वाली पत्नियां भी, जो औरतें शराबियों द्वारा पिटती है पतियों द्वारा, वो वैसे कहते ओ रे दुख करो रात उठो बना कि मारा हट कर, मतलब यो कहते दर्द कर रहा है, रात मुझे पिटाई पीड़ो हो ज़्यादा ठोकी बुरे, मतलब ये बताती है। तो उनको कहें कि भाई कोई मुकदमा वगैरह करते हैं, है ना, मुकदमा नहीं, इज्जत जानती रहो, ठीक है। तो अब वो शराब पिया हुआ हम लोगों से जब झंझट कर रहा है, हम लड़ते हैं, तो वो उसकी तरफदारी करने आ जाती है। जो उसकी खुद की पिटाई करता है, उसको मारता है बुरी तरह, ये नहीं भाई आज ठीक है थोड़ा सीधा कर दो इसको आप लोग, नहीं, वो अपने पति की तरफदारी करती है उस वक्त। शराबी पतियों से आए दिन पिटने वाली पत्नियां भी दूसरों से कहासुनी के वक्त हिमायत करते हुए खरी खोटी सुनाने लगती है। एक नज़ारा देखकर लगता है कि परिजन स्वयं शराब पिला पिला कर इनका पोषण करते हैं। बीड़ी, सिगरेट, गुटखे, जर्दे से लेकर शराब, अफीम जैसे सभी नशे व्यक्ति पर इस कदर हावी होते हैं कि इन्हें छोड़ना किसी जोखिम से कम नहीं लगता। सभी प्रकार का खाना पीना छोड़कर अंतिम सांसें गिन रहे लोग भी प्राय बीड़ी, जर्दा इत्यादि मांगते देखे जाते हैं। मतलब खाना पीना छोड़ देते हैं, रोटी नहीं खाते हैं, दूध कैसा, दूध ही कौन पियो 5 दिन हो जाए, और फिर बीड़ी के लिए उंगलियां करता है, बीड़ी लाओ जरूर। और तो तू रोटी नहीं खाता, चाय नहीं पीता, दूध नहीं पीता, फिर भी बीड़ी जरूरी है। मतलब ये हालत है इन नशों के मामले में, ये इतना आदमी के ऊपर प्रभाव है इनका कोई। तो जर्दा भी मांगते हैं, जर्दा मुंह में डालते ही चेहरा अलग कलर हो जाता है उनका, जबकि दूध नहीं पिया है, 3 दिन से दूध रोटी कुछ नहीं खाया पिया, मरने की स्थिति में, फिर भी जर्दा मुंह में डालते मुंह का थोड़ा चेहरे का रंग अलग आता है, जैसे कोई संजीवनी बूटी देती हो इनको। तो जर्दा, बीड़ी इत्यादि मांगते देखे हैं। बीड़ी जिसमें कि कोरा धुआं होता है, बीड़ी में क्या होता है, कोरा धुआं,
जीभ का स्वाद भी नहीं है, पेट से भी कोई डकार नहीं आती है, फिर भी आसानी से नहीं छूटती। अब बीड़ी ने तो दांतों में नीचे दबती है कहीं, ये भी नहीं जीभ का स्वाद है, या हलक में उतरती हुई, पेट में भी कोई पचने की कोई वही है ही नहीं कि बीड़ी पची नहीं अभी तक, सिर्फ धुआं आता है जाता है, इतना ही काम होता है, और उसके बावजूद ये हालत है। कई बार क्या होता है कि आजकल तो खैर आदत पड़ गई लोगों की, बसों में शुरू में मेरे झंझट रहती थी कई बार, बीड़ी पीने वाले पहली वक्त जब बसों में बंद करने की बात चली तो कई लोग क्या कहते थे, बीड़ी वाले को कहते थे भाई बीड़ी मत पियो, गाड़ी में बीड़ी थक बाप की गई पैया पानिया थाकन पैया मांगी आ गई, बोलो आपसे पैसे नहीं मांगे हमने, मतलब बिल्कुल नाराज होते थे पूरी। फिर धीरे धीरे प्रचार ज़्यादा हुआ, सरकार ने बैन किया, फिर भी वो तो बड़े मुश्किल से मानते थे। और आपको क्या तकलीफ है, दूसरों को किसी को नहीं है, आपको क्यों? मैंने कहा मैं इसलिए कहता हूँ कि गाड़ी में छोटे नौनिहाल बच्चे भी हो सकते हैं, और मैं तो ये कहता हूँ आपके घर के बंद कमरे में अगर आपका छोटा पोता दोहिता कोई बेटा है, या आपकी घर की औरतें बेटी है, आपके घर में कोई बीमार भी हो सकता है, औरतें हैं, छोटा बिल्कुल छोटा बच्चा है, उनके लिए या बीमार आदमी के लिए बहुत ज़्यादा नुकसान कर सकती है। और जो धूम्रपान के जो जानकार हैं स्वास्थ्य के विशेषज्ञ वो कहते हैं कि धूम्रपान इतना नुकसान नहीं करता जितना परोक्ष धूम्रपान, परोक्ष मतलब जो धुआं नहीं पीते हैं कभी और कभी कभार उनके धुआं जाता है, उनके नुकसान करता है। मैं कि भाई थाके तो रोज पीते हो, रोज जब खेती कोई काम करता है तो उसके फपोले नहीं पड़ते हैं हाथ में, पर कभी कभार करता है तो उसके तो एकदम से फपोले हो जाते हैं। तो मैंने कहा आपके तो राष्ट्र, पर जो छोटा बच्चा है 2 महीने का 4 महीने का, वो आपका धुआं, हालांकि मानते हैं आप फ्री पिला, मैं उनसे कहता है कि हालांकि मानते हैं कि आप हमें फ्री पिला रहे हो बस में, क्योंकि आप जो पी रहे हो वो धुआं हमें फ्री में मिल रहा है, नहीं तो हमें खींचना पड़ता है और उल्टा ठंडा करके देते हो हमें, आप जो वापस निकालते हो ये उपकार कर रहे हो, परोपकार का काम कर रहे हो, आप अपने हिसाब से परोपकार मानते होंगे, परंतु हमारे इस शरीर की आदत नहीं है। और मैं तो और भी बसों में बैठता हूँ कई बार, ये बेचारी औरतें कभी कभार बस में बैठती है, आप शूट लगा करके इनमें भर रहे हो धुआं, जिनके अंदर धुआं जाने का कोई कुछ है ही नहीं, धुआं कितना इनके नुकसान कर सकता है, ये जी बातें करते तो कई बार। फिर धीरे धीरे तो खैर कंडक्टर से भी कहते तो वो भी मना कर देता, इनकी बीच में आती बीड़ी थोड़ी सी 1-2 फूंक खींची बीड़ी कहते में मरा दिए, हमारे पैसा नुकसान करती है, मतलब बड़ी तकलीफ होती है। तो आजकल तो खैर बंद हो गए। तो हाँ, और भी कुछ लोग पीते होते तो आप लोगों से भी रिक्वेस्ट है कि बसों में तो बंद हो गया है, परंतु घर के कमरे में या रसोई में सर्दियों में घर का कमरा छोटा सा बंद रहता है बिल्कुल, और छोटा बच्चा 2 महीने का बच्चा है, उसके सामने ये 5-7 बीड़ी बैठे बैठे जला देते हैं, तो उस बच्चे पर क्या बीतती होगी, उसके कितना नुकसान होता नहीं होगा, होता ही होगा कुछ न कुछ। औरतों के भी होता है जिनको कभी एक तो कभी धुआं नहीं मिलता और एक साथ ही 5-4 बीड़ी फेंक देते हैं ये अंदर। तो ये इन चीज़ों का आपको कहना चाहिए भाई बस में तो बंद कर। मेरे तो क्या है कि मैंने तो एक बार तो घर पे भी लिखवा दिया, फिर मैंने कटवाया, मैंने कपड़ा, लोग बहुत नाराज़ होने लगे। आज भी कोई आता है तो बीड़ी पीता है तो संकोच करता है, पूछता है कि क्या करें। कुछ लोग तो खुद पीते नहीं, ट्रे रखते हैं एक्स्ट्रे धुआं झाड़ने के लिए। मैंने कहा भाई चलो एक पीते हो तो सारे खिड़की दरवाजे खोल देते हैं, अब चलो पी लो और क्या। तो वो छूट मांगते हैं मुझसे तो लगभग लोग, ऐसे सीधी सी अनुशासनहीनता नहीं करते हैं कि बीड़ी सुलगानी शुरू कर दी, क्यों हमारे तो घर में कभी होता भी नहीं है, कोई साल में 1-2 बार ही कोई बीड़ी वाला कोई 1-2 कूद के डाल के जाता है, ऐसे आते भी नहीं है। तो फिर भी आसानी से नहीं, जो हाँ कुछ लोग अवश्य मिलते हैं, हाँ बीड़ी आसानी से नहीं छूटती है, कुछ लोग अवश्य होते हैं मिलते हैं जिन्होंने ये नशे छोड़े हैं, कई बार छोड़ देते हैं और वापस पकड़ लेते हैं। मतलब कुछ लोगों के ये शरीर की अलग अलग तासीर हो सकती है ऐसा लगता है, परंतु अधिकतर लोग ऐसे नशे छोड़ने की बात सोच ही नहीं सकते। इससे लगता है कि शरीर की तासीर के अनुसार नशे की पकड़ भी एक सी नहीं होती है। शराबी को दुनिया जान की लानत मलानत सुननी पड़ती है। शराबी को तो देखो पूरी दुनिया कहती है दारूडियो है, लानत मलानत सारी सुननी पड़ती है उसको बेचारे को। व्यक्ति की साख भी गिरती है, गंदी नाली में भी पड़ता है, ऊपर से कुत्ते भी पेशाब करते हैं, गहरा अपुए भी होता है। इतना सब होते हुए भी यदि कोई शराब पीता है तो उसकी भी कोई मजबूरी होती होगी। कई बार शराबियों के परिजन उनसे व्यापक मारपीट भी करते हैं,
इसके उपरांत भी वे शराब नहीं छोड़ पाते तो मामला काफ़ी गंभीर लगता है। अर्थात शराब भी आसानी से तो नहीं छूटती। लत के शिकार लोगों को आखिर क्या किया जाए? जो लत के शिकार है उनका करें क्या? हालांकि आजकल थोड़ी उनकी दशा गड़बड़ हो रही है। ऐसे लोगों के लिए एकाएक शराब बंद करना भी न्यायोचित नहीं लगता। परिवार, मोहल्ले या गांव स्तर पर शराबबंदी करके इस पर कुछ हद तक अंकुश लगाया जा सकता है। खैर, जैसे भी हो, शराब, अफीम जैसे अन्य किसी भी लत को लोग नए सिरे से नहीं सीखे, इसके लिए शीघ्र ही कोई जन जागरण अभियान चलाया जाना चाहिए। ये मेरा लेख था, उन दिनों लोगों के लिए मेरा विचार दे रहा था मैं। तो वहाँ एक लेख और हो गया मेरा, वो लेख मेरी खुद की व्यक्तिगत जीवन से संबंधित था। इसीलिए मैं सदैव किसी को भी कभी मैं नशा बंद करने का नहीं कहता। शुरू में मेरे एक ऐसी चोट लगी कि मुझे लगता नहीं कि मैं किसी को कह दूँ तुम बीड़ी मत पी, दारू मत पी, शराब मत। हालांकि मेरे परिवार में आज भी कोई आदमी सुपारी खाने वाला ही नहीं है, पूरे परिवार में भी। परंतु फिर भी मैंने तो आप लोगों में से ज़्यादा तो लोगों को पता है, मैंने शादी के कार्ड में भी लिखवा दिया बीड़ी, सिगरेट, गुटखा, जर्दा, ये चीज़ें यहाँ पर मनवार नहीं करें, न हमारी तरफ से की जाए, न आप इस प्रकार की करें। मतलब ऐसा कुछ लिखवाया था मैंने कार्ड के ऊपर भी कि भाई हम ऐसी मनवार, गलत मनवार नहीं करते यहाँ पर। तो अब क्या है कि वो घटनाक्रम क्या है, मैं नया नौकरी लगाई था और पहले तो एक दो जगह दूसरी जगह रह के आया था। अहमदपुरा गांव में मैं नौकरी कर रहा था। ये बात है सन 1993 की। तो वो मेरा गांव और वो एक ही पंचायत के गांव है, नज़दीकी गांव है, और मेरे पिताजी का ननिहाल है, इसलिए वो एक तरह से भाईबंदी सी थी वहाँ पर। तो गांव वालों ने गवाड़ में बैठे थे, तो वो बोले कि यार एक काम मार साहब करना पड़ी रुकाएँ कि एक काम कर दो, गीतांजलि छुड़ाए दो टाबरा। गीतांजलि नामक कोई गुटखा चलता था उन दिनों और बच्चे खाते थे। मैंने कहा भाई मैं तो खाता ही नहीं हूँ, उन्हें मैं किसी बच्चे को पैसे देता हूँ गीतांजलि के, तो मैं कैसे छुड़ाऊँ? बताओ मेरा रोल क्या है गीतांजलि में, बताइए आप। मेरा काम तो दूसरे काम तो आप बता सकते हो, गीतांजलि मैंने कभी नहीं ला के दी किसी को। नहीं तो मैं खाता हूँ तो आप कह सकते हो भाई आप खाते हो तो आपकी देखा देखी हमारे बच्चे बिगड़ रहे हैं, कि नहीं खाते तो हम हैं, तो आप खाते हो, फिर पैसे भी आप ही देते होंगे, बच्चों को पैसे भी देते हैं, तो फिर कि वो तो बच्चों को तो फिर देना पड़ता, हमारी तो मजबूर, आपसे डरते हैं आप थोड़ा ऐसा करो। मैंने कहा नहीं, मैं इस प्रकार तो डराना नहीं चाहता। तो बोले आप हमारा कह दो कि आपके घर वालों को ये कंप्लेंट करेंगे, ये कुछ आप कोई तरीका अपना कर आपको ये काम करना पड़ेगा। ये कई बार उन लोगों ने कही, तो फिर मैंने भी कहा यार ये इतना कहते हैं, शायद मेरी वजह से ये काम हो जाए तो ठीक ही है एक तरह से। तो यूँ करके मैंने और उनको ये किया, ये प्रोसेस अपनाया। तो मैंने उन बच्चों को बताया भाई, एक फ़ोटो लेके गया, तस्वीर, कि देखो ये गुटखा जो गीतांजलि आप खाते हो इसमें पान मसाला और होता है, तो यहाँ से गाल में छिद्र हो सकता है, यूँ 2-4 जगह यूँ, मुंह एक मुंह नहीं रहेगा, कई मुंह हो जाएंगे चारों ओर। यहाँ से रोटी डालोगे इधर निकलने शुरू हो जाएगी, अंदर नहीं जा पाएगी। इस प्रकार ये गाल को तोड़ सकते हैं ये गुटके। ऐसे वो चित्र भयावह चित्र दिखाए तो बच्चे एकदम सहम गए कि ये हालत हो जाएगी तो मौत आ जाएगी, ये तो फिर तो हम गलत कर रहे हैं। बच्चों ने एकदम से कहा सर अब तो कभी नहीं खाएंगे। मैंने कहा देखो भाई बहुत नुकसानदायक है, अगर आप नहीं खाते हो तो यहाँ भरो, नहीं तो मत भरो। मैं नहीं कहता कि तुम मत खाओ, और अगर नहीं खाते हो और हाँ भरते हो कि भाई हमारा ऐसे मुंह गड़बड़ हो जाएगा और मैं नहीं खाऊंगा, तो ज़रूर भरो। और फिर मैं आपके घर वालों को कहूँगा कि आपके बच्चों ने छोड़ दिया और फिर शुरू कर दिया तो खैर नहीं है, मैं घर वालों से पिटवाई करवाऊँगा अच्छी से आपकी, क्यों आपने खुद ने आम भरी है, फिर मैं क्या नहीं आम भर ली रही है तो ऐसे बैठेगा नहीं। वो फोटो सामने दिखता है बेचारों में, तो फोटो दिखता तो उनकी तो रूह कांपने लग गई बच्चों की। और उन्होंने कहा ये गीतांजलि, तो सभी बच्चों ने एकदम से पूरे मन से स्वीकार कर लिया कि गीतांजलि नहीं खाएंगे, ये फोटो ऐसा हमारा मुंह हो जाए तो हालत खराब हो जाएगी। यहाँ से रोटी खाएंगे इधर से निकल के गिरने लगेगी रोटी, तो दांत दिखाई दे रहे हैं यहाँ से दूर सी जगह से। तो ऐसे चित्र बताए, यूँ डराया, तो बच्चे एकदम से हाँ भर ली सबने, हाँ भरी। तो देखो वो क्या कहानी है। गुटखे के दुष्प्रभाव से मुंह का कैंसर होने की भयानक बातें सुनकर डर के मारे एक प्राथमिक विद्यालय के बालकों ने गुटखा छोड़ने का संकल्प लिया, परंतु छात्र ज़्यादा दिन तक इस संकल्प पर दृढ़ नहीं रह सके और गुटखे खाने की शिकायतें फिर मिलने लगी। मेरी कई तरकीबें थी कि वह कैसे निकालूं इनको, कोई खाता है नहीं खाता है, इस प्रकार उनको तरह तरह से पूछने के तरीके थे, उस तरह से मैं निकलवा लेता था, पता लग जाता कि ये तो खाने लग गया। तो ऐसे पता चला तो
शिकायत आने लगी, पता चल गया। तो मैंने कहा भाई आपके घर वालों को सूचना करूँगा, ये निर्णय ले लिया और घर वालों को सूचना दे दी। नहीं, परंतु छात्रों ने गुटखा न खाने का संकल्प दोहराया उन्होंने, अब नहीं खाएंगे कभी। तो एक बार गलती होगी, अब नहीं खाएंगे साहब, मुझे तो वो राजा ने दे दिया और उसने दे दिया और इस वजह से मैं अब नहीं खाऊंगा, भले कुछ कह दो सर घर पे इस बार तो मत कहो आप। तो इस प्रकार के मैंने 2 बार उन्होंने ये सूचना रुकवा दी। तीसरी बार महीने भर बाद में 3 छात्रों के गुटखा खाने की जानकारी पर मुझे घर पर सूचना दी मैंने और उनके घर वालों को बुलाया और घर वालों ने स्कूल में आकर के जोरदार उनकी ऐसी पिटाई की मुझे छुड़ाना पड़ा, बुरी तरह पीटने लगे। और मैंने कहा यार नुकसान हो जाएगा कोई, और ऐसी पिटाई, तो फिर ऐसी पिटाई के बाद तो गुटखा खाने का प्रश्न ही नहीं खड़ा होता। इतनी खतरनाक, दूर से बच्चे भी सारे डर गए। तो ये पिटाई, जमकर पिटाई हुई गुटखे की, तो क्या रोटी भी छोड़नी पड़ जाए ऐसी पिटाई होगी उनकी। 10 दिन बाद ही एक छात्र द्वारा गुप्त रूप से गुटखा खाए जाने की सूचना मिली। 10 दिन बाद और सूचना मिली कि अमुक लड़के ने गुप्त रूप से गुटखा खाया है। तो ऐसी मारपीट के बाद गुटखा खाने की शिकायत सत्य होगी, इस पर भी मुझे संदेह हुआ। भाई इतनी मारपीट के बाद गुटखा कोई खा सकता है क्या? ये बात सत्य नहीं है, मुझे थोड़ा संदेह हुआ। मैंने संबंधित छात्र को बुलाकर हकीकत जानने का प्रयास किया। गुटखा खाने के जुर्म में 4वीं कक्षा का सबसे होनहार छात्र, 4वीं कक्षा का मेरा टॉपर छात्र था। छोटी सी स्कूल थी पर 5-7 या जो भी बच्चे थे उनमें वो टॉप था मेरा। तो सबसे होनहार छात्र मेरे सामने सिर झुकाए खड़ा था, जिसे गुटखे से होने वाले दुष्प्रभावों की अच्छी और सटीक जानकारी भी थी। मेरे काफ़ी प्रयासों के बावजूद उसने जबान नहीं खोली। मैंने काफ़ी पूछताछ की तो बोल नहीं रहा है, ये भी नहीं कह रहा है कि मैंने नहीं खाया, और ये भी नहीं कह रहा है मैं गलती कर ली। एकाएक लड़का मेरे पैरों में गिरकर गिड़गिड़ाने लगा कि आपकी गाय यूं छोड़ दो, गुटखा तो नहीं छूटेगा। तो 4वीं क्लास का छोटा सा लड़का मेरे से कह रहा है कि मैं आपकी गाय हूँ और मुझे छोड़ दो, और ये गीतांजलि मेरे से नहीं छूटेगी। तो मुझे यूँ लगा यार अपन ने बहुत अत्याचार कर लिया बच्चों के साथ। इससे मुझे लगा कि गुटखा तो उस रोंगटे खड़े कर देने वाली मारपीट से भी कहीं अधिक परेशान करता है, अन्यथा कोई गुटखा क्यों खाएगा? मारपीट की भयावह पीड़ा व कैंसर आदि की कीमत पर गुटखा खाने का सौदा भी उसे सही लगा। अर्थात गुटखे की लाग इतनी अधिक होती है कि ठीक ऐसी ही कुवत बीड़ी, सिगरेट, जर्दा, शराब, अफीम, गांजा, भांग आदि दुर्व्यसनों में। तो मैंने कई भी लोगों को देखा, बीड़ी छोड़ते हैं मिराज शुरू कर देते हैं या कुछ ऐसा कर लेते हैं। तो ये कंडीशन है, और आज वही स्थिति में देख रहा हूँ। जिन लोगों से मैं पहले कहता था कि ये मिराज वगैरह गुटखा नहीं खा, कैसा नहीं खाओ तो कोई फर्क नहीं पड़ता, हम तो यूँ ही खा लेते हैं, नहीं खाए कोई ज़रूरत नहीं है हमारे, बीड़ी नहीं पिए तो चल सकता है। जबकि अब पता चल रहा है कि चल सकता है कि नहीं चल सकता। 100 रुपये की मिराज के लिए दूर से गांव पैदल चले जाते हैं, उस गांव में एक दुकान में कहते हैं मिराज आई हुई है, और 100 रुपये उस मिराज के पहुँच के देते हैं। ये हालत हो रही है। और वो कह रहे हैं 500 लगेंगे और मेरे पास 500 होंगे तो देंगे, जितने रुपये लगेंगे उतने में भी खरीदेंगे जब तक हमारे पास उतने रुपये होंगे। ये हालत है उन लोगों की। अब पता नहीं क्या होगा।